हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कुम्हरिया टीवी चैनल पर क्राइम की एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मुंबई के राजीव गांधी नगर इलाके में हुई थी, जिसमें एक पति ने पत्नी की चरित्र पर संदेह कर खतरनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही भयावह और दर्दनाक है। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं। 28 वर्षीय संजय गौतम उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के गांव लालगंज का रहने वाला था। उसके पिता रघुनाथ प्रसाद गौतम गांव में टेलरिंग का काम करते थे। उनके व्यवहार की वजह से गांव में उनकी काफी इज्जत और प्रतिष्ठा थी। वह सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। संजय गौतम उनका एकलौता बेटा था। वह बीए पास था। इसके साथ ही वह टेलरिंग का काम भी जानता था और इस काम में पिता की मदद किया करता था। रघुनाथ प्रसाद गौतम ने 3 फरवरी 2014 को संजय की शादी पड़ोस के गांव की रेखा से कर दी गई। वह सुंदर सुशील लड़की थी। शादी के बाद रेखा ससुराल आ गई। संजय की तरह रेखा भी बीए पास थी। पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे थे और महत्वाकांक्षी भी, इसलिए चाहते थे कि कहीं बाहर जाकर किसी बड़े शहर में रहें, जहां खूब पैसा कमा सकें। वैसे भी गांव में रहकर तो बस गुजर बसर ही हो सकता था। शादी के कुछ दिनों बाद रेखा ने संजय को समझाया कि वह टेलरिंग का अच्छा कारीगर है। गांव में रहकर वह अपना टैलेंट बर्बाद कर रहा है। अगर वह शहर में रहकर यही काम करे तो अच्छी आमदनी हो सकती है। यह उन दोनों के भविष्य के लिए भी ठीक रहेगा और घर परिवार के लिए भी। संजय को रेखा की यह बात ठीक लगी और वह इस बारे में गंभीरता से सोचने लगा। सोचने विचारने के बाद संजय जुलाई 2014 में अपनी पत्नी रेखा के साथ मुंबई आ गया। मुंबई के धारावी इलाके में संजय के गांव के कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से वह राजीव गांधी नगर की विश्वकर्मा चाल में किराए का एक कमरा लेकर पत्नी के साथ रहने लगा। उसी इलाके की एक टेलरिंग शॉप में उसे नौकरी भी मिल गई। मुंबई आने के बाद पति पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे। रेखा अपनी गृहस्थी संवारने में लगी थी, लेकिन इस दंपति की खुशी उस समय कलह में बदल गई जब एक दिन रेखा ने संजय गौतम को जलाने के लिए मजाक में कह दिया कि कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसका एक बॉयफ्रेंड था, जिसे वह बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। यह मजाक रेखा को बहुत महंगा पड़ गया। उसके इस मजाक ने संजय के दिमाग में संदेह का बीज बो दिया। धीरे धीरे इस बीज ने अंकुरित होकर वृक्ष का रूप ले लिया। उन दोनों के प्यार के बीच दरार पड़नी शुरू हो गई। संजय गौतम की दिनचर्या भी बदल गई। जहां वह रेखा पर प्यार के फूल बरसाता था, वहीं अब कांटा बनकर चुभने लगा था। बात बात में रेखा की उपेक्षा करना और उससे मारपीट करना उसके लिए आम बात हो गई थी। रेखा ने अपनी बात को मजाक बताकर उससे कई बार माफी भी मांगी, सफाई भी दी, लेकिन वह संजय गौतम के संदेह का समाधान नहीं कर पाई। समय के साथ साथ रेखा के प्रति संजय गौतम का संदेह कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही गया। इसका नतीजा यह हुआ कि पति पत्नी के बीच वैमनस्य बढ़ता गया। अब संजय रेखा की हर बात पर नजर रखने लगा था। वह उसे फोन पर किसी से बात करते देखता तो उससे सैकड़ों सवाल कर डालता। यहाँ तक कि कई बार तो उसकी पिटाई भी कर देता था। उसके दिमाग में शक का कीड़ा इस तरह घर कर गया था कि पत्नी के प्रेम संबंध का पता लगाने के लिए वह अपने गांव और ससुराल भी गया था। वहां उसने अपने परिचितों और कॉलेज के कुछ दोस्तों से मिलकर रेखा के बारे में जानकारी ली, लेकिन उसे ऐसी कोई बात पता नहीं चली और वह खाली हाथ मुंबई लौट आया। इसके बावजूद संजय गौतम के दिमाग से संदेह का भूत नहीं उतरा। कहावत है कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास के धरातल पर टिका होता है। अगर विश्वास टूट जाए तो घर गृहस्थी को बिखरते देर नहीं लगती है। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ। जब संजय के विश्वास की टूटन बढ़ती गई तो उसने रेखा को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने का फैसला कर लिया। इसके लिए वह मन ही मन योजना भी बनाने लगा। इसी योजना के तहत उसने रेखा की प्रताड़ना और बढ़ा दी।
अपनी योजना के अनुसार घटना के दिन संजय गौतम ने रेखा के चरित्र को लेकर उसे काफी मारा पीटा। इतना ही नहीं, बाजार जाकर वह चूहे मारने की दवा ले आया और रात को 8:30 बजे उसे जबरन वह दवा खिला दी। दवा खाने के बाद जब रेखा की तबीयत खराब होने लगी तो संजय घर से बाहर चला गया। उधर रेखा को कई उल्टियां हुई और छटपटाते छटपटाते उसने दम तोड़ दिया। कई घंटों के बाद जब संजय गौतम घर लौटा तो रेखा मर चुकी थी। अब संजय के सामने रेखा की लाश को ठिकाने लगाने की समस्या थी। यदि सुबह होने से पहले वह रेखा की लाश को ठिकाने नहीं लगाता तो इलाके में बात फैल जाने का डर था। कुछ देर सोचने के बाद उसने रेखा की लाश को 2 चादरों के बीच लपेटकर घर में पड़ी प्लास्टिक की छोटी बोरी में भरकर उसका मुंह बांध दिया। इसके बाद वह सुबह 3:30 बजे लाश को कंधे पर रखकर बोरी को ओएनजीसी कार्यालय के सामने रखे बीएमसी के कचरे के डिब्बे में डाल आया। सुबह जब कचरे का डिब्बा उठाने वाली बीएमसी की गाड़ी आई तो वह कचरा के साथ उस बोरी को भी उठा ले गई। इस तरह रेखा के शव वाली बोरी मुलुंड स्थित डंपिंग ग्राउंड में पहुंच गई। दूसरी ओर रेखा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद संजय गौतम ने अपने आसपास रहने वालों के बीच यह बात फैला दी कि जीवदानी देवी का दर्शन करने विरार जाते समय उसकी पत्नी रेखा उससे बिछड़ गई थी। जब मुंबई महानगर पालिका के एक अधिकारी अपने कुछ कर्मचारियों के साथ थाने आकर मुंबई के उपनगर मुलुंड के नवघर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर संपत मुंडे से मिले, उन्होंने बताया कि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे बने बीएमसी के डंपिंग ग्राउंड में प्लास्टिक की सफेद रंग की एक बड़ी सी थैली मिली है, जिसमें से किसी औरत के लंबे बाल बाहर निकले हुए हैं। लगता है थैली में किसी महिला की लाश है। बीएमसी कर्मचारियों की बात को संपत मुंडे ने बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने सब इंस्पेक्टर मांजरे को इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा और यह बात अपने सीनियर इंस्पेक्टर गणेश गायकवाड़ व उच्च अधिकारियों को बताने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी सूचना दे दी। इसके बाद वे पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। यह 14 सितंबर 2014 की शाम 7-8 बजे के बीच की बात थी। वह घटनास्थल पुलिस थाना से अधिक दूर नहीं था, इसलिए पुलिस टीम को वहां पहुंचने में देर नहीं लगी। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो वहां बीएमसी के कुछ कर्मचारी और बेगारी मजदूर मौजूद थे। फिर घटनास्थल का निरीक्षण करके पुलिस टीम उस थैले को डंपिंग ग्राउंड से बाहर निकलवा कर लाई। थैले का मुंह खोला गया तो उसके अंदर का दृश्य देखकर पुलिस के साथ साथ बीएमसी कर्मचारियों का भी मुंह खुला रह गया। उस छोटे से थैले में एक महिला के शव को 2 चादरों के बीच लपेटकर ठूंस कर भरा गया था। महिला की उम्र 25-26 साल के आसपास थी। उसके शरीर पर पेटीकोट और ब्लाउज के अलावा कोई कपड़ा नहीं था। महिला का शव थैली से बाहर निकलवाने के बाद संपत मुंडे ने उसकी लाश का निरीक्षण किया। उन्होंने मृतका की पहचान के लिए वहां मौजूद बीएमसी कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान पाया। मतलब वह मृतका उस इलाके की रहने वाली नहीं थी। परेशानी की बात तो यह थी कि लाश के कपड़ों और प्लास्टिक की थैली में ऐसी कोई चीज भी नहीं मिली जिसके सहारे उसके बारे में पता लगाया जा सकता। इस घटना की सूचना पाकर मुंबई के एडिशनल सीपी डॉक्टर विनय कुमार राठौर और अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। साथ ही क्राइम ब्रांच सीआईडी भी आ गई थी। घटनास्थल पर आए प्रेस फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट ब्यूरो का काम खत्म हो जाने के बाद इंस्पेक्टर गणेश गायकवाड़ ने सारी औपचारिकताएं पूरी करके मृतका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुलुंड के शताब्दी अस्पताल भेज दिया। पर पुलिस की परेशानी यह थी कि बीएमसी के जिस डंपिंग ग्राउंड में महिला की लाश मिली थी वह बहुत बड़ा था और वहां मुंबई के कई क्षेत्रों का हजारों टन कूड़ा फेंका जाता था। यह तो तय था कि मृतका की लाश कूड़े के साथ वहां तक पहुंची थी, लेकिन लाश किस क्षेत्र से आई थी यह पता लगा पाना आसान नहीं था। पर नवघर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सुनील काले और इंस्पेक्टर संपत मुंडे मृतका की पहचान के लिए जी जान से जुट गए। इसके लिए उन्होंने उसके हुलिये सहित सारी जानकारी मुंबई के सभी थानों को भेज दी। अखबारों का भी सहारा लिया गया। इंस्पेक्टर मुंडे को उम्मीद थी कि कहीं से कोई न कोई जानकारी जरूर मिल जाएगी, लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं हुआ।
मामले में जैसे जैसे देरी हो रही थी, वैसे वैसे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिर निराश होकर सीनियर इंस्पेक्टर वेंकट पाटिल ने अपनी तफ्तीश की दिशा बदल दी। उन्होंने अपने सहायकों के साथ एक बार फिर घटनास्थल का दौरा किया। बीएमसी कर्मचारियों से पूछताछ करके उन्होंने वहां कूड़ा लेकर आने वाली गाड़ियों की एंट्री डायरी चेक की तो पता चला कि उस दिन 2575 नंबर की गाड़ी कचरा लेकर काफी देर से डंपिंग ग्राउंड में आई थी। उस गाड़ी के जाने के बाद ही बीएमसी कर्मचारियों को वह थैला नजर आया था जिसमें लाश थी। वह गाड़ी उस दिन किस किस इलाके का कचरा उठाकर लाई थी। जब इसकी जांच की गई तो मालूम पड़ा कि उस दिन वह गाड़ी सायन, धारावी और माहिम इलाके का कचरा लेकर आई थी। इसका मतलब था कि उस महिला का शव इन्हीं में से किसी क्षेत्र से आया था। इससे जांच अधिकारियों को तफ्तीश का रास्ता तो मिल गया था, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। माहिम, सायन और धारावी का इलाका इतना छोटा नहीं था कि आसानी से मृतका का सुराग मिल जाता। लेकिन क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी इससे निराश नहीं हुए, बल्कि दोगुने उत्साह से तफ्तीश में जुट गए। फिर पुलिस टीम मृतका का फोटो लेकर माहिम, सायन और धारावी क्षेत्र में आने वाले शाहुनगर पुलिस थाने से लेकर धारावी काला किला, पीला बंगला, केमकर चौक, नेताजी नगर, लक्ष्मीबाग, नायक नगर जैसी बस्तियों में छानबीन में जुट गई। इसी छानबीन के दौरान नवरात्र मंडल के एक कार्यकर्ता ने मृतका का फोटो देखकर असिस्टेंट इंस्पेक्टर अनिल ढोले को बताया कि मृतका अपने पति के साथ राजीव गांधी नगर में रहती थी, लेकिन वह पिछले कई दिनों से लापता है। उस कार्यकर्ता के साथ अनिल ढोले जब राजीव गांधी नगर गए तो उन्हें पता चला कि मृतका का नाम रेखा गौतम था, लेकिन उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। उनके पड़ोसियों ने बताया कि रेखा के पति का नाम संजय गौतम है। घटना वाले दिन रेखा अपने पति के साथ विरार स्थित जीवदानी माता का दर्शन करने गई थी, लेकिन रास्ते में वह अपने पति से बिछुड़ गई थी। उसके पति ने उसे बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। संजय के बारे में पूछताछ करने पर उसके एक पड़ोसी ने बताया कि वह अपने रिश्तेदार के घर चला गया है। जांच अधिकारी ने यह जानकारी सीनियर इंस्पेक्टर वेंकट पाटिल को दे दी। पाटिल के निर्देशन में इंस्पेक्टर संजय सुरवे और असिस्टेंट इंस्पेक्टर अनिल ढोले ने पुलिस टीम के साथ संजय के उस रिश्तेदार के घर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर पूछताछ के लिए संजय को सीआईडी ऑफिस लाया गया। पूछताछ में संजय कुमार गौतम ने खुद को बेगुनाह बताया। उसके अनुसार जिस दिन वह अपनी पत्नी रेखा को जीवदानी देवी के मंदिर लेकर निकला था, उस दिन लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ थी। भीड़ की वजह से वह रेखा को महिला डिब्बे में चढ़ने के लिए कहकर खुद जेंट्स कंपार्टमेंट में चढ़ गया था। विरार रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जब वह रेखा के डिब्बे के पास गया तो वह वहां नहीं थी। उसे रेलवे प्लेटफार्म पर तलाश करने के बाद थक-हार कर वह विरार पुलिस थाने पहुंचा ताकि पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सके, लेकिन वहां के अधिकारियों ने उसे यह कहकर वापस लौटा दिया कि वह बांद्रा रेलवे स्टेशन पुलिस में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। इसी प्रकार की कई तरह के बहाने बनाता रहा। संजय गौतम ने अपनी पत्नी रेखा के गायब होने के बारे में जो कुछ बताया था, वह इंस्पेक्टर संजय सुरवे के गले नहीं उतरा। उसके चेहरे के हाव भावों को देखकर उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। उन्होंने जब संजय गौतम के साथ थोड़ी सी सख्ती बरती तो उन्हें पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आई। संजय गौतम पुलिस के सवालों के सामने टूट गया। उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 7 के अफसरों ने उसे गिरफ्तार कर नवघर पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर गणेश गायकवाड़ और जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सुनील काले को सौंप दिया। इंस्पेक्टर सुनील काले ने अभियुक्त संजय गौतम से विस्तृत पूछताछ करने के बाद उसके खिलाफ भादंबी की धारा 302, 201 के तहत केस दर्ज किया और उसे महानगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।